आईआईटी मद्रास, एमटेक और रिसर्च एनालिस्ट, ये अलग सा कॉम्बिनेशन है। शुरू क्यों हुआ वो ये, और ऐसे क्या सोच में आ गया कि ये आपको आईआईटी से एमटेक करने के बाद रिसर्च एनालिस्ट बनना है? अब आप तो हो गए आईआईटी वाले आदमी। नहीं, ऐसा देखिए, ये आईआईटी वाईटी कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम जो बाद में करते हैं आईआईटी के बाद वही काउंट होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। एक तो मैं बता दूं कि जो लोग ऑप्शन चेन लवर्स हैं उनके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू एक बड़ा मोहब्बत वाला शब्द है ना, बड़ा मानने वाला शब्द है कि इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही क्यों? 90% ये कुछ एल्गो वेल्गो नहीं है, बट जनता को पता ही नहीं है एल्गो होता क्या है, तो वो उन चक्करों में भी पड़ रहे हैं। तो ये तो एक आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स का भी काम होगा कि लोगों को इसके प्रति जागृत करें कि भाई एल्गो एक्चुअली क्या है। और बाकी का कुछ लोग तो टेक्निकल ट्रेडिंग सिखा देते हैं और बोलते हैं एल्गो है या फिर ये है वो है। थोड़ा मैंने आपका कोई एक रील देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि फार्म हाउस से करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट हो जाते हैं। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, क्या है? तो एक हमारे पुराने वित्त मंत्री हैं, नाम नहीं लूंगा मैं जी, जिन्होंने छत पे गोभी उगा के करोड़ों रुपए की गोभी बेच दी थी। ये तो है ही है। किसी म्यूचुअल फंड के सामने लिखा हुआ है कि 20% का रिटर्न दिया या 40% का रिटर्न दिया एक साल में, और फिर कोई दूर से आएगा बोलेगा नहीं इसका CAGR 24% है। तो व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअल रिटर्न और नेट रिटर्न जो साल का है और CAGR जो है, इसमें क्या डिफरेंस है? एक है क्वालिटी, दूसरा है वैल्यूएशन और तीसरा है सिक्लिकल ट्रिगर्स। यही 3 सीक्रेट हैं जो आपको सबसे बड़े से बड़ा पैसा बना कर देंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बात करेंगे हम लोग आज एल्गो ट्रेडिंग की, लेकिन अगर बात हो रही है टेक्निकल यानी कि एल्गो यानी कि टेक की, तो होना चाहिए कोई स्पेशल पर्सन। तो हमारे साथ सीधा है आईआईटी मद्रास से एमटेक किए हुए निखिल गांगिल जी, और ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं। तो इनसे बेहतर पर्सन तो मेरे को कोई दिखा ही नहीं जो बात कर पाए टेक की। तो गांगिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस पॉडकास्ट में। और आईआईटी मद्रास, एमटेक और रिसर्च एनालिस्ट, ये अलग सा कॉम्बिनेशन है। शुरू क्यों हुआ वो ये, और ऐसे क्या सोच में आ गया कि ये आपको आईआईटी से एमटेक करने के बाद रिसर्च एनालिस्ट बनना है? थैंक यू विनय जी। पहली बात तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पर आके। जब मुझे टीम से पता चला आपकी तरफ से इनविटेशन आया है तो मैंने देखा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल वगैरह भी मैंने आपका देखा, तो ग्रेट टू बी हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। आपने जो पूछा कि एमटेक करने के बाद रिसर्च एनालिस्ट में क्यों, मैं आईआईटी से एमटेक करने के बाद एल&टी और वर्ली पार्सन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में मैंने काम किया और उन्होंने मुझे मेरे काम को देखते हुए ओवरसीज़ भेजने का भी मौका दिया। एंड मैं इन्वेस्टिंग करना 2013 में चालू कर दिया था, एमटेक से पहले ही। अच्छा। और वहाँ पर जब मैं ओवरसीज़ था तो कुछ अच्छा अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, और जब आप गल्फ़ में होते हो तो टैक्स फ्री भी होता है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मुझे, चूंकि मेरे पास काम ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि कुछ एडवाइज़र्स को हायर करके मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और 2 से 3 एडवाइज़र्स को हमने हायर भी किया। 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर मुझे समझ में आ गया कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से इंडिया में एडवाइज़र है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि एज अ प्रोफेशनल हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई स्टॉक को खरीदें, 2 साल 3 साल 5 साल तक होल्ड करें, और हमको ऐसी कोई टेंशन का सामना ना करना पड़े कि यार आज ऊपर चला गया, कल नीचे आ गया, और आज अपर सर्किट लग गया, कल लोअर सर्किट चला गया। 2016-17 के आसपास की कर रहे हैं? 2016-17 के आसपास की कर रहा हूँ। उस समय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इंडिया में बहुत कम थे, और जो भी थे वो शायद इंट्राडे ट्रेडिंग में टिप्स देना ज्यादा पसंद करते थे बजाय कि पोजिशनल ट्रेडिंग पे। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा। मुझे समझ में आया कि मैं इन लोगों से ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मुझे हमेशा से बिजनेस करना ही था। तो जब भी मैं इंडिया आया 2019 में, पहला मेरा गोल यही था कि मुझे कैसे भी करके इस फील्ड में जाना है और खुद एज अ प्रोफेशनल मुझे इसको यूज़ करना है। इसके 2 कारण थे, क्योंकि पहली बात तो मैं खुद ही इन्वेस्टर हूँ और ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया ज़्यादातर एडवाइज़र से अच्छा कर रहा हूँ। और अगर मुझे इन्वेस्टर रहना है आने वाले 20 साल 30 साल तक, तो मुझे कुछ कोई ना कोई तरीका ईजाद करना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्टिंग भी कर सकूँ और मेरा प्रोफेशनल जर्नी भी जा सकूँ। तो एडवाइज़र से बेहतर मुझे जर्नी कोई नहीं लगी। नहीं तो एक कॉन्सेप्ट फिर बीच में आ जाता है ना पब्लिक का, कि आप इन्वेस्टर हैं
जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे तो एडवाइजर बन गए? वो तो आएगा ही, बट हाँ। मैं इस चीज को इस तरह से सवाल को आंसर करने की कोशिश करता हूँ कि हम स्केल करना चाहते हैं। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल नंबर की मैं अगर बात करूं, 2014-15 में मेरे पास 10 लाख का कैपिटल था। ठीक है। अगर मैं 20-25% CAGR से भी बनाऊंगा तो मुझे 40 साल लग जाएगा वो फिगर में जाने में जो मेरे दिमाग में है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको स्केल करना चाहूँ तो मैं किस तरह से स्केल कर सकता हूँ? या तो मैं लोन ले सकता हूँ, बिल्कुल, लेवरेज के मैं खिलाफ हूँ, या फिर मैं बाकी लोगों की सहायता कर सकता हूँ। तो जब आपके पास कोई टैलेंट होता है तो हम बेसिकली लेवरेज करते हैं उस चीज को। लेकिन हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली। एक ने मुझसे पूछा कि यार आप अगर इतने ही स्टॉक मार्केट में अच्छा हो तो अपना ही पैसा कमा लो, एडवाइजरी क्यों कर रहे हो? सही बात है। तो मैंने कहा कि यार इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाता है, वो खुद के लिए बना ले, दूसरों के लिए क्यों बना रहा है? क्यों बना रहे? जो बिल गेट्स कंप्यूटर बनाता है वो खुद के लिए बना ले, दूसरों के लिए क्यों बना रहा है? इलॉन मस्क ने भी अभी वो क्या बोलते हैं अपना क्रिप्टो करेंसी निकाला हुआ है, राइट, है ना? तो जब आप किसी चीज में अच्छे होते हो यू ट्राई टू स्केल, दैट्स हाउ यू बिकम अल्ट्रा वेल्दी, राइट। राकेश झुनझुनवाला साहब की अपनी वो थी ब्रोकरेज कंपनी थी। बिल्कुल थी। जितने भी लोग बड़े बने हैं, चाहे आप वॉरेन बफेट जी का ही एग्जांपल लीजिए, तो उन्होंने तो खुद का फंड बनाया, लोगों का पैसा मैनेज किया, लोगों का पैसा मैनेज आज भी कर रहे हैं, तो खुद के इनके इन्वेस्टर हैं। तो इसी तरह से आप स्केल करते हैं, राइट। कंपनी का नाम है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही क्यों? एक तो मैं बता दूं कि जो लोग ऑप्शन चेन लवर्स हैं उनके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू एक बड़ा मोहब्बत वाला शब्द है ना? बड़ा मानने वाला शब्द है कि इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही क्यों? ये एक्चुअली आपने मुझे बताया, ये भी मुझे भी जब मैंने कंपनी फॉर्म करी उसके बाद पता चला कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शंस में भी एक टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, तो आप दूसरा कुछ सोच के इंट्रिंसिक वैल्यू नाम रखे हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। कभी भी कोई कंपनी की जो वर्थ है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास जब होती है तब हम उसको अंडर वैल्यूड मानते हैं। अच्छा। और एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हम लोग हमेशा अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे काउंट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू? देखिए, सबके अपने अपने तरीके हैं। एक वॉरेन बफेट जी ने भी दिया, उससे पहले बेंजामिन ग्राहम ने दिया, फिर उसके बाद DCF मॉडल आया, डिविडेंड मॉडल आया। हम लोग एक्चुअली में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, हम मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन बोलता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू का, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ इशू ये है कि आपकी कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर चल रही है, ठीक है, तो इट डज नॉट गिव यू एन एक्शनेबल पॉइंट। क्या करना है? मान लो आपकी स्टॉक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से 20% डाउन हो गया, अभी क्या करना है? 30% डाउन हो गया, अभी क्या करना है? तो हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू से एक रेंज बनाया आपने इंट्रिंसिक वैल्यू का, कि ये लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब जहां तक मैं आपके टर्म्स में समझ पा रहा हूं कि एक्चुअल कंपनी की वर्थ, एक तो हो गया एक्चुअल वर्थ, राइट, दूसरा हो गया कंपनी की ब्रांड वर्थ, मतलब एक जो इसको इनटेंजिबल वर्थ कह सकते हैं। तो इन दोनों में से जो टेंजिबल है या एक्चुअल जो वर्थ है वही इंट्रिंसिक वैल्यू कह सकते हैं, या शायद ऐसा कुछ होता होगा, राइट। ओके। मतलब कंपनी के एसेट्स के बेसिस पर, कैश फ्लो के बेसिस पर, डेट, प्रॉफिट्स, जो भी फंडामेंटल होते हैं उनके बेसिस पर जो कंपनी की एक वर्थ होनी चाहिए वो इंट्रिंसिक वैल्यू इन वैल्यू इन्वेस्टर्स ने बोली। और ऑप्शन चेन में इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, राइट, कोई सा भी प्रीमियम होता है तो उस पर्टिकुलर प्रीमियम में मार्केट प्राइस से, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस जितना ज़्यादा है वो हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल साइड में। और पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस जितना नीचे है, जैसे कि सपोज करिए कि मार्केट प्राइस चल रहा है 24,300 या 315, ओके, तो 24,300 के कॉल साइड के लिए 15 रुपीज़ हो गए इंट्रिंसिक वैल्यू। 15 रुपीज़ ज़्यादा है 300 से, राइट, है ना? और पुट साइड के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू वहाँ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 15 रुपीज़ 300 से कितना नीचे है उससे देखा जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू पुट साइड में, यानी कि मार्केट को 300 से नीचे जाना पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो वैल्यूज से मिलकर बने होते हैं जी। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर मार्केट प्राइस जो है कि जो ऑप्शन का जो एक्सपायरी होता है ना, तो उस एक्सपायरी पर मार्केट प्राइस जिस पर क्लोज होता है, यानी कि जो भी प्रीमियम की क्लोजिंग होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू पर ही होगी। ओके, यानी कि अगर एक्सपायरी आज है और 315 पर मार्केट क्लोज हुआ तो कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो हमेशा 15 रुपए पर ही क्लोज होगा।
क्या मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर लेस का पैकेट खरीदा है, हाँ। जितना चिप्स है वो इंट्रिंसिक वैल्यू हाँ, है, जो हवा है जितनी हवा है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। बिल्कुल सही है। मेरे दोस्त ने मुझे इस तरह से समझाया, मुझे तो ऑप्शन और फ्यूचर आज तक समझ में नहीं आया। तो ऑप्शन फ्यूचर समझ नहीं आया तो आप अपनी पोजीशंस को हेज कैसे करते हैं? अगर आप सपोज करिए स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है तो क्या हेज करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग में हेजिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा। आप कोई भी स्टॉक को मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू पर खरीदते हो, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पर खरीदते हो। अगर फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं आने वाले 2 साल 3 साल, आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो। स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है, जैसे कि 8 गुना 10 गुना या 5 गुना हो जाता है, तो आप उसको एग्जिट करते हो, या फिर फाइनेंसेस अगर डिटोरिएट होने लगते हैं आने वाले 4-5 साल में, तो आप उसको एग्जिट करते हो। अच्छा, तो एक पर्टिकुलर कंपनी में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, चलिए मैं 2 पेयर कंपनीज का नाम लेता हूँ। अडानी की एनर्जी की जो कंपनी है अडानी एनर्जी, ठीक है, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं आइनॉक्स विंड। सिमिलर पेयर कंपनीज हैं, राइट। तो दोनों में कंपेयर करना होगा मुझे कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कैसे आप करेंगे, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, हमने एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया। आपको कोई भी मल्टी बैगर बनाना है, 2 गुना बनाना है, 10 गुना बनाना है, 20 गुना बनाना है, वो तो मार्केट देता है जो देता है। लेकिन आपको अगर सही तरीके से करना है इस चीज़ को, तो आपको सिर्फ 3 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। एक है क्वालिटी, दूसरा है वैल्यूएशन, और तीसरा है सिक्लिकल ट्रिगर्स। यही 3 सीक्रेट हैं जो आपको सबसे बड़े से बड़ा पैसा बना कर देंगे। ठीक है। क्वालिटी जब मैं बात करता हूँ तो क्वालिटी प्रोडक्ट की नहीं है, क्वालिटी फाइनेंसेस की है। आपको कैश फ्लोज देखने होंगे, आपको प्रॉफिट्स, लॉस और डेट, इक्विटी और ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। डेट टू इक्विटी भी देखना होगा, प्रमोटर रेशो देखना होगा। वैल्यूएशन जब बात करते हैं तो वैल्यूएशन, हम कंपनीज के वैल्यूएशन की बात करते हैं, उसमें हिस्टोरिकल वैल्यूएशन आएगा। जैसे हम लोग स्पेसिफिकली मिनिमम और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं। कोई पीयर कंपैरिजन कर सकता है वैल्यूएशन का, कोई हिस्टोरिकल वैल्यूएशन चेक कर सकता है। और सिक्लिकल ट्रिगर्स हैं, वो ट्रिगर्स जो आपको बड़ा पैसा कम समय में बना कर देंगे। देखिए, आपने क्वालिटी और वैल्यूएशन टेक केयर कर लिया, ठीक है, तो बड़ा मल्टीबैगर आपका बनेगा। लेकिन वो कब बनेगा? 10 गुना आपका 15 साल में भी बन सकता है, 20 साल में भी बन सकता है। लेकिन अगर आपको 10 गुना 5 साल में या 6 साल में बनाना है, तो आपको सिक्लिकल ट्रिगर्स काम करेंगे, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अच्छा। हाँ, सिक्लिकल ट्रिगर्स आपको बहुत हेल्प करेगा कम समय में बड़ा पैसा बनाने में। ये सिक्लिकल ट्रिगर्स बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि कंपनी में कैश ज़्यादा है मार्केट कैप से, जैसे कंपनी में कैपेक्स हो रहा है, और कॉर्पोरेट होल्डिंग, जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं वो भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे सिक्लिकल ट्रिगर्स होते हैं। अच्छा, तो सिक्लिकल ट्रिगर्स हो गए हमारे साथ हो गई वैल्यूएशन, और हमारे साथ हो गई क्वालिटी। ये 3 बातों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा अगर हमको इन्वेस्ट करना है मार्केट में। तो हम बात कर रहे हैं, हम लोग एल्गोज पर भी बात करना ज़रूरी है ना? और एमटेक करके आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस आईआईटी मद्रास का जो आपको यहाँ काम आता है अभी? देखिए, मैं जब एमटेक कर रहा था तब मैंने आईआईटी कानपुर के लेक्चर लिए थे स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिटी के। अच्छा। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं ये डेवलप करना चाहता था कि किस तरीके से हम ये एल्गोज को ही लगाकर, या फिर किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अच्छे रिटर्न्स बना पाएँ। ठीक है। बट फ्रेंकली मेरा तो नहीं चला। मुझे यही समझ में आया कि आप स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, जितना ज़्यादा आईक्यू लेकर आओगे 140-150 का, उतना ही आप लूज करोगे। अच्छा। और जितना उसको सिंपल रखोगे, 120-130 रखोगे, तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस वगैरह में भी बात करें, तो मैं ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोगों को देखता हूँ वो लोग हैं जिनकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, और उसी पर उन्होंने अपना सिस्टम बिल्ड किया है, उसी पर उन्होंने जो भी एपीआई लगा के ये सब किया है, मैनुअल को ऑटोमेट किया है, वही लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सिंपल इन द सेंस कि मैं तो ये मानता हूँ कि मर्सीलेस होने का मतलब कि जो सिंपल सामने दिखाई दे रहा है उसी को मानिए, उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश मत करिए कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। ठीक है, जो सामने दिखाई दे रहा है उसी पे ट्रिगर रहिए, उसी पे आप स्टक रहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कह दी। हमारे इन्वेस्टिंग में भी बहुत सारे लोग, और उनको मैं बोलता हूँ बाल की खाल इन्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं कि आपके पास एक पीएनएल रिपोर्ट है, आपके पास एक बैलेंस शीट रिपोर्ट है, राइट? आपके पास कुछ नंबर्स हैं। अब आप रेगुलेटर पे ट्रस्ट ना करते हुए आप क्या कर रहे हो, एक कुछ फॉरेंसिक करके चलता है। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिंग, आपने रेशोज वगैरह तो निकाले, फिर आपने उसकी फॉरेंसिक करनी चालू कर दी। फिर अब
तो वहां तक तो फिर भी ठीक है। ठीक है। कुछ लोग अभी ऐसे फैक्ट्रियों में जा जाके मतलब एक एक चीज का प्रोडक्ट भी चेक कर करके वो भी करने का चालू कर दिया। अच्छा। तो मैं उसको कहता हूँ बाल का खाल इन्वेस्टिंग। मैं इस चीज में मैंने जब से बिलीव करना चालू किया कि आपके सामने जो है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, हो सकता है 5% वो धोखा खा दे जाएगा आपको, लेकिन आपका तो प्रोसेस बना हुआ है ना। बिल्कुल सही। और डाइवर्सिफाइड है आप, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है फिर। इसीलिए तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने धोखा दे दिया तो 5% पोर्टफोलियो पर ही धोखा होगा। आपके सामने जो है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी प्रोसेस बनाइए और आप अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा मैंने देखा है जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो भी अच्छा करते हैं, इन्वेस्टिंग में काम करते हैं अच्छा करते हैं, मोमेंटम में काम करते हैं वो भी अच्छा करते हैं। सबसे ज्यादा कुटाई अगर मार्केट में किसी की होती है, वो जो ऑप्शन किया नहीं चला, मोमेंटम में भाग गया, मोमेंटम में नहीं चला इन्वेस्टिंग में आ गया, फिर इन्वेस्टिंग नहीं चला फिर ऑप्शन में घुस गया। सबसे ज्यादा इन लोगों की कुटाई होती है मार्केट। उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको टिकना है तो शुरुआत के 5 साल तो आपको सिर्फ टिकना पड़ेगा। बिल्कुल। पैसा बनाना तो दूर छोड़ दीजिए। बस हो सकता है कि आप सरप्लस पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है कि आप अपना सरप्लस पैसा भी गवाते चले जा रहे हैं। मतलब आपने सपोज करिए कि 20,000 रुपये महीने का बचाया, आपने उसको इन्वेस्ट किया, वो ऊपर नीचे कुछ नहीं मिल रहा है, जा भी रहा है, लेकिन 5 साल तक आप बाजार में टिके हुए हैं। बिल्कुल। कैसे भी करके इन्वेस्ट करते हुए, ट्रेड करते हुए, कैसे भी करके अगर ये आपने कर लिया तो 6ठे साल से आप धीरे धीरे रिटर्न्स पाना शुरू कर देंगे। लेकिन वही एक रास्ते पर टिकना। बिल्कुल। ऐसा भी नहीं कि ये रास्ता छोड़ के फिर दूसरे पे गए, दूसरा छोड़ के तीसरे पे गए, तो फिर वहां पर तो आपको लॉस ही करना है। दूसरा, सरप्लस फंड्स होना भी बहुत जरूरी होता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसा होता नहीं है उनके पास, उधार ले लिया, क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया और फिर वहां से सोचे कि ट्रेड करके बहुत सारा पैसा बना लूंगा, तो दैट इज टू मच प्रॉब्लमेटिक। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। बिल्कुल। तो नया रेगुलेशन जो सेबी का आया है एल्गोज पे, इसके पहले तो सेबी न्यूट्रल रही है एल्गोज पे। राइट। कि न्यूट्रल इन द सेंस कि ना हम उसको अच्छा कहेंगे ना हम उसको बुरा कहेंगे। राइट। लेकिन अब नए रेगुलेशन में सेबी बात कर रही है व्हाइट बॉक्स एल्गो और ब्लैक बॉक्स एल्गो। इसको जरा सा समझाइए कि ये है क्या और कैसे ये काम करेगा। देखिए, एल्गो को थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। तो 2008 में जब सेबी रेगुलेशन लेकर आया एल्गो का, तो मोस्टली डायरेक्ट मार्केट एक्सेस पर लेकर आया। उसने इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दिया। उसके बाद कोलोकेशन सर्वर्स आए और अब हम जो एल्गो की बात करते हैं वो एपीआई बेस्ड एल्गो है। तो वो एक एल्गो का छोटा सा पार्ट है। और अब 2016 से बहुत सारे ब्रोकर्स ने एपीआईज देना चालू किया और सेबी ने कुछ नहीं बोला। फिर वो उन्होंने किसी एपीआई बेस्ड टूल्स के साथ टाई अप करके भी अपने एपीआईज देना चालू किए। फिर सेबी रेगुलेशन लेकर आया कि जितने भी लोगों ने, 1-2 नाम हैं ट्रेडट्रॉन करके, जिनके साथ किया तो उनको फाइन वगैरह भी ठोका और शो कॉस्ट नोटिस भी दिया, आप किस तरह से कर रहे हो, हमने तो अपनी तरफ से अप्रूव नहीं किया है। लेकिन अभी सेबी को समझ में आया है कि ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेशन चाहता है कि वो अपने स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट कर सकें एपीआई प्रोवाइडर्स की मदद से या ब्रोकर्स की मदद से। तो सेबी अब इस बारे में एक बहुत अच्छा रेगुलेशन लेकर आया है कि आप अब हमारी तरफ से अप्रूव्ड है, कर सकते हो। उसके लिए उन्होंने इस तरह के रेगुलेशंस वो लेकर आए। तो इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी है कि एक तो वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में जितने भी ब्लैक बॉक्स एपीआई प्रोवाइडर हैं उनको एज अ रिसर्च एनालिस्ट सेबी के साथ एक तो रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, सारी की सारी रिसर्च एनालिस्ट अपनी जो रिसर्च है उसकी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते रहना पड़ेगा। जो वाइट बॉक्स हैं उनको जितनी भी उनकी एल्गो हैं ब्रोकर्स के थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर करना पड़ेगा और उन पर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है। अब आप तो हो गए आईटी वाले आदमी। नहीं, ऐसा देखिए, ये आईटी वाईटी कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम जो बाद में करते हैं आईआईटी के बाद वही काउंट होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, हमारे लिए तो बड़ी बात है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि एक तो हो गया टेक आदमी जो अपने इंडिविजुअल एल्गोज हो सकता है डेवलप भी कर ले, उस पर ट्रेड भी ले ले या एल्गोज को समझ भी ले। एक हो गया नॉन टेक आदमी। इंडिया में तो रिटेलर है, नॉन टेक है, 93% ऐसे ही लॉस में है ना। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है लॉस करता है। उसको तो पहले तो मार्केट भी मोबाइल पे कैसे ओपन करना है, लॉगिन कैसे करना है, यहाँ भी समस्या है। अब वो एल्गोज में कैसे चला जाएगा और एल्गोज को कैसे ट्रेड करेगा? क्या उसके लिए समस्याएं नहीं है एल्गोज आएंगे तो? बिल्कुल है। अगर आप आज भी देखो तो वॉल्यूम जो एपीआई बेस्ड एल्गो का तो वो तो 4% ही है मार्केट में। तो
ये बढ़ेगा 15-20% तक जाएगा, टैक्स सेवीज लोग करेंगे और बाकी लोग मोबाइल से ही ट्रेड करेंगे या फिर तो कुछ जो एपीआई बेस्ड प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ ट्रेड करेंगे। और ऐसा अभी पिछले कुछ समय से हो रहा था। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने यूट्यूब पर वगैरह देखा होगा, वो बोलता है चैट जीपीटी से अपना पोर्टफोलियो बनाएं, एआई से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। 90% ये कुछ एल्गो वेल्गो नहीं है, बट जनता को पता ही नहीं है एल्गो होता क्या है, तो वो उन चक्करों में भी पड़ रहे हैं। तो ये तो एक आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स का भी काम होगा कि लोगों को इसके प्रति जागृत करें कि भाई एल्गो एक्चुअली क्या है। और बाकी का कुछ लोग तो टेक्निकल ट्रेडिंग सिखा देते हैं और बोलते हैं एल्गो है या फिर ये है वो है। तो नहीं, एल्गोज के मामले में एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। लोगों को ऐसा लगता है कि एल्गो मतलब स्कैल्पिंग। अच्छा, एल्गो कैन नॉट बी स्कैल्पिंग। एल्गो का मतलब जरूरी नहीं कि स्कैल्पिंग हो, मतलब मिनट 2 मिनट में लगातार ट्रेड हुए जा रहे हैं। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप 90% वॉल्यूम देखो तो एल्गो आज की डेट में किससे यूज होती है, जो इंस्टीट्यूशन है वो यूज करते हैं क्योंकि उनको मिलियंस ऑफ क्वांटिटी खरीदनी है और मिली सेकेंड्स में खरीदनी है, और वो तो सारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो 90% एल्गो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में यूज हो रही है आज की डेट में। जितने एएमसीज हैं वो सारे एल्गोज के थ्रू ही तो काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो लोगों को लेकिन ऐसा मिसकॉन्सेप्ट है कि स्कैल्पिंग मतलब हर मिनट में, हर 10 सेकंड में, हर 5 सेकंड में आपके ट्रेड्स हो रहे हैं, दैट इज एल्गो। और अभी जितने मार्केट में मैक्सिमम एल्गोज इसी पे बेस्ड हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्ट कैसे दूर होगा, और इसके लिए आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि ये मिसकॉन्सेप्ट दूर हो। क्या पोजिशनल ट्रेडिंग में भी एल्गोज यूज हो सकते हैं, और यूज होंगे तो कैसे होंगे? क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज हो सकते हैं, वो यूज होंगे तो कैसे होंगे? देखिए, मैं आपको इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मेरे पास 2000 क्लाइंट है। ठीक है। कल की डेट में मान लीजिए मैं एज अ इंस्टीट्यूट चालू करता हूँ, यानी कि पीएमएस या फिर म्यूचुअल फंड चालू करता हूँ। मेरे पास 1000-2000 करोड़ का कॉर्पस है। अब मैं ये चाहूंगा कि अगर 2000 करोड़ का कॉर्पस है तो एक कंपनी में मैं 100 करोड़ तो लगाऊंगा ही। 100 करोड़ लगाने के लिए मुझे कम से कम 1 करोड़ क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी किसी भी कंपनी की। मैं चाहूंगा कि मेरा डेटा बाहर ना जाए, उससे पहले मेरा खरीद जाए। तो मैं मिली सेकेंड्स में उस ट्रेड को करने की कोशिश करूंगा। तो मैं ब्रोकर्स के थ्रू तो नहीं जा सकता, उसलिए मेरे को एल्गो की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर मैं मिली सेकेंड्स में वो 1 करोड़ क्वांटिटी खरीद लूंगा, क्योंकि अगर 2-5 मिनट भी लेट हो गया तो वो डेटा ब्रोकर के पास चला जाएगा और ब्रोकर से जनता के पास चला जाएगा। और जितने भी लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, और वही स्टॉक जो 100 रुपए का मुझे खरीदना चाहिए वही मुझे ही 140 रुपए का पड़ेगा। तो वो मिली सेकेंड्स में खरीदने के लिए, इसके लिए एक्चुअली में एल्गो आया। लेकिन उसका एक और फायदा आया कि डिसिप्लिन है कि भाई आप लगा के छोड़ दो और इतने पे बाय हो जाएगा, इतने पे सेल हो जाएगा। फिर वहाँ से वो स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो आया तो वो बड़ी बाइंग करने के लिए, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस देने के लिए, बड़ा बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, बट उसका ये भी एक एडिशनल बेनिफिट्स है। तो लोगों को ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसका एक फायदा हमको हमारे ऑप्शन चेन पर भी मिलता है। बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि जितनी वॉल्यूम्स बढ़ती चली जाती है हमारे लिए फायदेमंद होता है मार्केट को जज करने के लिए। तो ऐसे कभी बाजार में फंसे हैं, मार्केट में फंसे हैं, कुछ ऐसे पोजीशंस ले लिए जो पोजीशंस एकदम ही ट्रैप हो गए, आप निकलने का रास्ता नहीं मिला? बहुत फंसे हैं। 2014 की मैं बात करता हूँ आपसे। मोदी जी नए आए थे और उनका ऐसा बोलते थे कि अंबानी जी के साथ अच्छे कनेक्शन हैं। और अनिल अंबानी जी की कंपनी थी रिलायंस डिफेंस। अभी जो रिलायंस नेवल है वो रिलायंस डिफेंस हुआ करती थी उस टाइम पर। और स्टॉक जो है 50 रुपए से 80 रुपए पर पहुंच गया था। अच्छा। तो मैं उस टाइम पर देखता था कि 80 रुपए कैसे पहुंच गया। तो ये भी था कि मोदी जी सब कुछ मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया में चाहे इंफ्रा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, या फिर आर्टिलरी हो। और मैं लार्सन एंड ट्यूब्रो में था। तो एलएनटी में जो डिफेंस विंग है वो बहुत छोटा है, बट जो रिलायंस डिफेंस प्रॉपर डिफेंस की कंपनी है। और न्यूज़ डेली लेवल पर आती थी कि जो रिलायंस डिफेंस और एलएनटी को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि रिलायंस डिफेंस को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पहला तो वो अंबानी फैक्टर, और दूसरा एलएनटी का एक छोटा सा पार्ट है डिफेंस। तो इवन दो इट डज वेरी वेल, एलएनटी का एज अ होल ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, और रिलायंस डिफेंस ही कंपनी है तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने रिलायंस डिफेंस के स्टॉक खरीद लिया। अच्छा। 90 रुपये पे खरीदा, फिर नीचे गया 50 पे खरीदा, फिर नीचे गया 30 पे खरीदा। उस स्टॉक को मैंने 2 रुपये पे बेचा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब ऐसा कोई संकेत नहीं थे। अगर आप बैलेंस शीट देखो, 2016 और 17 के टाइम पे खरीदा था, बैलेंस शीट देखो तो पूरी बर्बादी थी उस टाइम पर भी। बट यही है कि न्यूज़ के चक्कर में खरीद लिया। बहुत लोग खरीदते हैं न्यूज़ के चक्कर में। तो बैलेंस शीट तो एक हमारे पुराने वित्त मंत्री हैं, नाम नहीं लूंगा मैं जी, जिन्होंने छत पे गोभी उगा के करोड़ों रुपए की गोभी बेच दी थी।
ये तो है ही है। तो ऐसा क्या कि थोड़ा मैंने आपका कोई एक रील देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि फार्म हाउस से करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट हो जाते हैं, तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, क्या है? देखिए, मैं हर किसी के लिए तो नहीं बोलूंगा, हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास जो है ना फार्म हाउस होता है। हाँ। आप अगर उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि अरे हमको तो ऑर्गेनिक खेती अच्छी लगती है, हमने इसलिए फार्म हाउस ले लिया है। लेकिन फार्म हाउस होता क्या है, वो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, और एग्रीकल्चरल इनकम जो है इस देश में फ्री है, टैक्स फ्री है बेसिकली। तो जो आप पैसा इधर उधर से लेते हो बेसिकली, वो आप एग्रीकल्चरल इनकम दिखा के पहला तो ब्लैक को वाइट कर लेते हो, और दूसरा उसको टैक्स फ्री भी कर लेते हो। नाउ द फनी थिंग इज एवरीवन नोज अबाउट इट यार। अच्छा, हर किसी को तो पता है, ऑब्वियसली पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सीएस को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। हाँ, अभी मैंने आपका एक और रील देखा था जी, उसमें आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था कि ये पंप एंड डंप किस तरीके से शेयर्स होते हैं और किस तरीके से शेयर्स के भाव बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप हाँ अभी इसकी बात कर रहे हैं। जैसे जब भी कभी कोई मार्केट में वीकनेस आती है, तो मैंने एक इंडिकेशन देखा है जब भी मार्केट में वीकनेस आती है। अगर 2014-15 की भी बात करें या फिर 2017 की बात करें, इसके बाद 2020 में भी मार्केट गिरा, तो एक अलग तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है कि यार देखो, इवन दो कि मार्केट गिर रहा है 3%, 5%, 10% गिर रहा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये बढ़ रहा है 8%, 10% से बढ़ रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत एक्साइटमेंट होता है इस चीज़ से, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है कि देखो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इवन दो इंडेक्स गिर रहा है, ये वाला स्टॉक भाग रहा है। वैसे तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ठीक ठाक काम करता है, बट स्पेसिफिक इन केसेस में जब मार्केट में वीकनेस हो, तो इस तरह के स्टॉक को पंप किया जाता है, नामों को, जो ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड है। उनका प्राइस टू सेल्स देखोगे आप 30 है, उनका प्राइस टू बुक देखोगे आप 40-50 है, और इस तरह से उनका नाम पंप किया जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो और जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी बढ़ती रहती है, धीरे धीरे पंप कर दिया जाता है और वो स्टॉक गिर जाता है। तो आप पोर्टफोलियोज का डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं? मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने सेक्टर्स होने चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन? पहले तो इसकी शुरुआत ही हम करते हैं रिस्क एनालिसिस से। किसी भी पर्सन या किसी भी कैटेगरी का आप रिस्क एनालाइज कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। ऑब्वियसली पूरी कैटेगरी, उस पर्टिकुलर कैटेगरी को आप कैटर करेंगे, तो कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं? मतलब क्या क्या चीज़ें देखते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, कि उसकी एज क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसके पास सरप्लस फंड्स क्या हैं, उसके लोन्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें, कैसे करके उसका रिस्क आप कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी कैटेगरी का? देखिए, रिसर्च एनालिस्ट में हम पर्सन टू पर्सन रिस्क एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। हम स्टॉक आइडियाज देते हैं, लेकिन जब भी हम कोई मॉडल पोर्टफोलियोज या हमारे पोर्टफोलियोज का एलोकेशन देते हैं, तो हम 3 से 5% उसमें एलोकेट करते हैं। अब मैं आपको पहले इसके लिए मैं आपको रिस्क पर ले जाता हूँ। ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट में 3 ही रिस्क हैं। पहला तो है लेवरेज। अगर आपने किसी भी प्रकार का लेवरेज लेकर रखा है, और इसीलिए मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसमें आप ब्रोकर से लेवरेज लेते हो, राइट, आपका खुद का सरप्लस नहीं है। दूसरा है ओवर वैल्यूएशन। अगर आप कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यूड पोजीशंस पर खरीद रहे हो, जैसा कि मैंने प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स की बात करी, 15 है, 20 है, 25 है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि मैंने आपसे बात की, जो दिखे उसमें इन्वेस्ट करो। अगर वो धोखा हुआ है तो फिर वो रेगुलेटर्स का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। तो आप मेक श्योर करो कि भाई 4% का मेरा घाटा हो गया, 5% का घाटा हो गया इस धोखे की वजह से, लेकिन मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो 85%, 90% है, वो सलामत है। तो ओवर वैल्यूएशन, लेवरेज और कॉन्सेंट्रेशन, यही 3 रिस्क हैं। और इन्हीं 3 रिस्कों को मिटिगेट करने के लिए हम काम करते हैं। जब मैंने एडवाइजरी चालू करी, मेरा सिंपल सा एक ही मकसद था, इन्वेस्टर का फायदा हो नहीं हो, घाटा नहीं होना चाहिए। और इन रिस्क पर हमने काम किया। ओवर वैल्यूएशन के लिए हमने क्या किया, मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू को इजाद किया कि भाई एक अच्छी खासी एक्यूरेसी से इस स्टॉक प्राइस से नीचे स्टॉक प्राइस नहीं जाना चाहिए, अगर मंथली चार्ट देखूं या ऐसा क्वार्टरली चार्ट देखूं तो। कंसंट्रेशन के लिए हमने किया कि भाई हम 20 स्टॉक से ज्यादा ही रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में। और लेवरेज, मैं अपने इन्वेस्टर्स को साफ मना करता हूँ, आपके पास अगर सरप्लस पैसा है तो ही आना, वो भी 10, 12, 15 से ज्यादा हो तो ही आना, वरना नहीं आना। तो इन चीजों को इसी तरीके से हमने इन तीनों रिस्क को मिटिगेट किया। अच्छा,
तो मतलब जब आप ये एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स की भी मदद लेते हैं या सिर्फ ये कोर फंडामेंटल एनालिसिस होती है? कोर फंडामेंटल। अच्छा, इसमें टेक्निकल चार्ट्स का कोई रोल नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो कोर फंडामेंटल क्या, फिर टेक्निकल चार्ट्स और कोर फंडामेंटल में डिफरेंस क्या हुआ, और क्यों कोर फंडामेंटल ही हमको एनालिसिस करना चाहिए और चार्ट्स देखने की ज़रूरत क्यों नहीं है हमको? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहूँगा कि मेरा एक्सपर्टाइज सिर्फ फंडामेंटल में है। ठीक है। चार्ट्स भी मैंने 2016-17 में जब मोमेंटम बहुत शानदार था, मार्केट में अच्छा पैसा कमा रहे थे, मैंने भी RSI, MACD, बोलिंगर ये सब किया, बट मेरा नहीं चला। अच्छा। मेरा उससे बहुत ज़्यादा अच्छा चला जब मैं फंडामेंटल्स की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो बहुत सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बनाया कि भाई मैं किसी भी सेक्टर का, जो सेक्टर अंडर वैल्यूड है ना, उसका 3 साल का सेल्स ग्रोथ, 3 साल का ROCE और प्राइस टू बुक वैल्यू देखूंगा और उसके बेसिस पर रैंक कर दूंगा। अच्छा। रैंक कर दूंगा, टॉप 5 कंपनी, टॉप 7 कंपनी उठा लूंगा। फिर उनको वैल्यूएशन पे देखूंगा कि जो उनका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है 5 साल 10 साल का, वो किस तरह से है। जब भी मैं देखूंगा, प्राइस टू अर्निंग पर नहीं देखूंगा। प्राइस टू अर्निंग इज अ बिग ट्रैप। बहुत लोग प्राइस टू अर्निंग के बारे में बात करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स पर आपको ज्यादा ध्यान की बात कर रहे हैं आप। yes. और आप PB की बात कर रहे हैं और प्राइस टू सेल्स की बात कर रहे हैं। yes. तो क्या डिफरेंस है तीनों में? देखिए, प्राइस टू बुक आप जो देखते हैं वो नेटवर्थ के बेसिस पर देखते हैं। ठीक है। प्राइस टू सेल्स आप रेवेन्यू के बेसिस पर देखते हो, और प्राइस टू अर्निंग जो है वो आप अर्निंग्स के बेसिस पर देखते हो, पैट के बेसिस पर देखते हो। पैट बहुत वॉलेटाइल है ज्यादातर स्मॉल और मिड कंपनीज में जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। आज की डेट में 100 करोड़ है पैट, आपका प्राइस टू अर्निंग है मान लीजिए 15। अगर यही पैट अगर 50 करोड़ रहेगा तो आपका प्राइस टू अर्निंग तो 30 पहुंच गया ना। 2 दिन के अंदर अंदर जो स्टॉक अंडर वैल्यूड था ओवर वैल्यूड हो गया। और 99, मैं तो कहता हूँ 100% कंपनी सिक्लिकल कंपनी है। जब मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का वगैरह वगैरह, मेरे हिसाब से फिर भी 100% कंपनीज सिक्लिकल है। सिक्लिकल कहने का सेंस क्या है? सिक्लिकल इसका मतलब ये है कि कंपनीज जो है 3 साइकिल पर डिपेंड करती हैं। ठीक है। चलिए पहले वैल्यूएशन को कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको साइकिल्स को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो वैल्यूएशन में मैंने सिर्फ इतना सिंपल सा बोला है कि प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू कैश फ्लो पर फोकस करो। पिछले 5 साल का प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो निकाल लो, और अगर आपका करंट तीनों वैल्यूएशन इन 5 साल के वैल्यूएशन से कम है तो कंपनी को अंडर वैल्यूड बोलो, अगर बहुत ज्यादा है तो उसको ओवर वैल्यूड बोलो। अच्छा। मैंने बिल्कुल सिंपल सा बना दिया इसको। ठीक है। और तीसरा है सिक्लिकल इन्वेस्टिंग, जिसकी मैंने बात करी। अगर इसको 5 मिनट में मैं समझाऊं तो कोई भी कंपनी के स्टॉक प्राइस प्रीडोमिनेंटली डिपेंड करता है 3 साइकिल्स पर। एक है इकोनॉमिक साइकिल, दूसरा है बिजनेस साइकिल, तीसरा है सेंटिमेंटल साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल इज नथिंग बट जो साइकिल से कंट्रीज होके गुजरती हैं। अच्छा। जैसे हमको इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि इंडिया एक अच्छे साइकिल से गुजर रहा है, चाइना एक अच्छे साइकिल से गुजर रहा है, यूरोप में बहुत प्रॉब्लम है, खासकर ईस्टर्न यूरोप में अगर आप देखो तो कंट्रीज जो है डाउन साइकिल से गुजर रही हैं। तो बहुत सिंपल है। इसी तरह से बिजनेस भी साइकिल से होकर गुजरते हैं। अच्छा। जैसे कि कोई सेक्टर है बहुत अच्छा करता है, और फिर अभी पेंट इंडस्ट्री को ले लीजिए आप। ठीक है। जैसे कि एशियन पेंट्स वगैरह बहुत अच्छा कर रहे थे 2021 तक, 2022 तक, 3-4 सालों में तो बहुत अच्छा किया। अभी लास्ट ईयर से आई थिंक सो एशियन पेंट ने तो पिछले 3 साल से 2 साल से खराब किया है। हाँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2020 तक अच्छा किया, अभी 4 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री है, वो 2-3 साल बहुत अच्छा करते हैं, फिर 2-3 साल डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सप्लाई डिमांड की वजह से होता है, गवर्नमेंट एक्शंस की वजह से। GST लगा दिया, किसी पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, किसी पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, किसी का सब्सिडी दी थी वो वापस ले ली, किसी को PLA स्कीम में ले लिया तो उसको एक्स्ट्रा फायदा हो गया। अच्छा। तो बेसिकली 3 साइकिल होती हैं जो प्रीडोमिनेंटली किसी भी स्टॉक प्राइस को मूवमेंट को डिसाइड करती हैं। एक होती है इकोनॉमिक साइकिल, दूसरा बिजनेस साइकिल, और तीसरा होता है सेंटिमेंटल साइकिल। ठीक है। इकोनॉमिक साइकिल बेसिकली एक कंट्री की साइकिल है। कंट्री अगर अप साइकिल से जा रही है, डाउन साइकिल से जा रही है, तो आपको पता है, हमको इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है, हमको पता है चाइना अच्छा कर रहा है पिछले 30 साल से, इंडिया अच्छा कर रहा है, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो बहुत बेकार कर रही हैं। इसी तरह से बिजनेस साइकिल भी चलती है। ये भी एक बहुत सटल साइकिल होती है। 3-5 साल बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, फिर 3-5 साल बिजनेस बहुत खराब भी करते हैं कभी कभी। जैसे अगर आप स्टील इंडस्ट्री का देख लो, एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है 50-60% का, फिर वहाँ से कंपनीज मल्टीबैगर बनती हैं, 5-6 गुना भी बनती हैं। अगर हम एशियन पेंट की बात करें, पेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो एक बहुत बड़ा कैपेक्स होने की वजह से 2022 में साइकिल जो है उनकी डाउन साइकिल में जा चुकी है। बैटरी कंपनीज बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, बट अभी बहुत अच्छा करने लगी 1-2 साल में। फार्मा कंपनीज 7-7, 10-10 साल तक अच्छा नहीं किया, लेकिन पिछले 2 साल से अच्छा करने लगी।
तो ये बिजनेस साइकिल क्यों ऊपर नीचे जाती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ज़्यादातर मैक्रो फैक्टर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने डंपिंग ड्यूटी लगा दी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। जिस गवर्नमेंट जिस नेशन में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने इंपोर्ट टैक्स लगा दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा सकती है आपके प्रोडक्ट की। इसके अलावा हो सकता है कि सप्लाई डिमांड ही बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए। इसके अलावा कैपेक्स आ सकता है, जैसे कि हमने एशियन पेंट के एग्जांपल में बात करी। तो बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनीज अप साइकिल और डाउन साइकिल में जाती हैं। और तीसरा साइकिल है सेंटिमेंटल साइकिल। आपने देखा होगा प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब कुछ सेम रहते हुए भी स्टॉक प्राइस 20% 30% अप, 20% 30% डाउन होता है। हाँ, कई बार खबरें बहुत लेके चली जाती हैं ऊपर और खबरें बहुत नीचे लेके चली जाती हैं। कई बार अच्छी खबर होने के बाद भी स्टॉक्स बहुत ऊपर चले जाते हैं और कई बार बहुत नीचे गिर जाते हैं, और कई बार बुरी खबरें होने के बाद भी स्टॉक्स बहुत ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है सेंटिमेंटल साइकिल है। 90% मार्केट पार्टिसिपेंट सेंटिमेंटल साइकिल पर फोकस करते हैं। कोई ब्रेकआउट मिल गया 20% बना लिया, कोई ब्रेक डाउन मिल गया 5-7% बना लिया, स्टॉप लॉस डाल दिया। मुझे लगता है सबसे बड़ा पैसा जो बनता है बिजनेस साइकिल में बनता है, क्योंकि यहाँ से आपको मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, 10 गुना 15 गुना 20 गुना बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। क्योंकि जब बिजनेस का डाउन साइकिल है, मान लीजिए जैसे कोई बैटरी कंपनी है जो बहुत अच्छा नहीं कर रही है पिछले 5-6 साल से, लेकिन फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 5 गुना 10 गुना 15 गुना बनाने के चांसेस हैं। अगर आप कोई कंपनी है जो रिन्यूएबल है, पिछले 3-4 साल में फंडामेंटली तो उसने बहुत अच्छा किया है, लेकिन स्टॉक प्राइस वाइज भी 6-7 गुना पहुंच गई है, तो उसमें आपका अच्छा करने के चांसेस कम है। वो बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड है। आपका रिस्क है 50%, रिवॉर्ड है 20%। और जो कंपनीज डाउन साइकिल में चल रही हैं, आपका रिस्क हो गया 10% 20% नीचे की तरफ, और रिवॉर्ड आपका 5 गुना 6 गुना भी हो सकता है। ये खबरें जो आती हैं, अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ तो इन खबरों को मैं एनालाइज कैसे करूंगा, मतलब इंटरप्रेट, क्योंकि एक खबर के 100 मतलब हो सकते हैं जी। कोई सी भी एक खबर आई, जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि गोल्ड पे जो है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है, ठीक है, तो एक खबर के 100 मतलब हो सकते हैं। ये कौन सी कंपनी के लिए अच्छा करेगी, कौन सी कंपनी के लिए खराब करेगी, इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? मैं तो आपको इसके पीछे का एक मैजिक फॉर्मूला दे देता हूँ। हाँ, ठीक है। अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कोई भी बड़ी खबर आ जाए वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही होगी। अच्छा, राइट। और स्टॉक अगर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, कोई भी खबर आ जाए वो कंपनी के लिए खराबी होगी। इस चीज को दूसरी तरीके से समझते हैं। जब स्टॉक बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड होता है तो या तो गवर्नमेंट्स, इसका मतलब वो सेक्टर और वो कंपनीज बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं, या तो गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करेगी जो पीएलए स्कीम, या फिर जैसे कि मैंने बताया आपको सब्सिडी देना, ये सब आती है, वो खबरें आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है और उसमें वॉल्यूम जनरेट करने के लिए नेगेटिव खबरें फैलाई जाती हैं। नेगेटिव। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहे हैं आप। यस। तो दोनों ही केसेस में मैंने जहां तक देखा हिस्टोरिकली, वो स्टॉक जहां से अंडर वैल्यूड है, चाहे नेगेटिव खबर आए या पॉजिटिव खबर आए, वो स्टॉक वहां से ऊपर ही जाता है। अच्छा। डेल्टा कॉर्प की बात करता हूँ। जो अभी बहुत बड़ा इशू आया, अंडर वैल्यूड था, 120 रुपए के आसपास था। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये स्टॉक मेरे पास है। अच्छा। और ये मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो नेगेटिव खबर आई, स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ, अंडर वैल्यूड हो गया। और अभी देखो डीमर्जर की खबरें आ रही हैं, डीमर्जर से वैल्यू उसकी बन सकती है, अच्छी बन सकती है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि सपोज करिए कोई स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है, और विपक्ष उसके ऊपर बहुत एलिगेशंस भी लगाता है। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और जिसको समझना होगा समझ जाएगा। विपक्ष बहुत एलिगेशंस भी लगाता है और ऑल ऑफ सडन कोई खबर आती है कि उसके अगेंस्ट अमेरिका में कोई केस हो गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज करिए कि आप 1,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं जी, है ना, और 1,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, और मैं भी मान लीजिए 150 करोड़ की कंपनी का मालिक हूँ, और मैंने कहा कि मुझे आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, 1% में शेयर आपका खरीदना चाहता हूँ जी, और आपके शेयर की वैल्यूएशन है 3,000 रुपये। तो अब 3,000 रुपये तो इतना 1% खरीदना है, 3,000 के भाव पे तो मैं खरीदूंगा नहीं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि खुद ही से खुद
के थ्रू कैसे भी करके ऐसे एलिगेशंस लगाएं, ऐसे नेगेटिव खबर फैलाएं कि स्टॉक की वैल्यूएशन ऐसी आ जाए जिससे मैं यही तो आपने पकड़ ली बात। ये भी होता ही है, मतलब अब मैं ये बोलूंगा नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव खबर आती है और वहां से एक्चुअली में स्टॉक चलना चालू होता है। तो इसीलिए तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप वैल्यूएशन को पकड़ो, खबर को तो पकड़ो ही मत। ज्यादातर आपको ये केस देखने को मिलेगा जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, बहुत ओवर वैल्यूड है, ऑलरेडी 10 गुना हो चुका है ओवर वैल्यूएशन, प्राइस टू बुक 10 होगा, 25 होगा, 40 होगा, बहुत जबरदस्त खबरें आएंगी। कैपेक्स की खबर आएगी, प्रमोटर अपना ही स्टॉक बाय कर रहा है उसकी खबर आएगी, या फिर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की खबर आएगी और आप घुस जाओगे, 2-3 महीने बाद पता चलेगा वो खबरों में से 40% 50% तो हुआ ही नहीं, और हुआ भी कुछ छोटा मोटा, तो उसके बाद भी स्टॉक गिर ही रहा है। 40% गिर गया, 50% गिर गया, आने वाले 2-3 साल में आपका कुछ नहीं बना। या तो कैपिटल लॉस। एमआरएफ के प्रति क्यों नहीं आती हैं? एमआरएफ तो चले जा रही है। खबरें तो देखिए फैलाई जाती हैं, वो नहीं फैलाते होंगे। अच्छा, कौन सा ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप जब रिसर्च करते हैं तो मल्टीपल स्टॉक्स आप देखते होंगे जी, है ना? तो मल्टीपल स्टॉक्स देखते होंगे तो देखिए हमेशा हर जगह गुड होता है और हमेशा हर जगह बैड होता है। जब आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे हैं, जब आप उसके बैलेंस शीट को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आइडियाज़ लगते होंगे ना आपको कि ये जो इसकी बैलेंस शीट है ये एकदम सही लग रही है, ठीक ठाक लग रही है, और कोई ऐसी भी होती होगी कि ये बैलेंस शीट में गोची लग रहा है। तो ये कैसे पकड़ में आता है, ये कैसे समझ आता है आपको कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है बैलेंस शीट्स में? देखिए इसके लिए तो बहुत सारे पैरामीटर्स भी हैं। इसको सिंपल तरीके से अगर समझा जाए, कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और टैक्स देने के बाद उसके पास उतना कैश होना चाहिए, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है 200-500 करोड़ का और ऑपरेटिंग अगर कैश फ्लो अगर उसका माइनस में 100 करोड़ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये कुछ क्या चल रहा है। तो फिर आप एनुअल रिपोर्ट्स में जाते हो, ये सब देखते हो। इसी तरह से अगर किसी कंपनी ने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपका दिखाता है पिछले में 1000 करोड़ 2000 करोड़, लेकिन अगर आप इस साल के उनके नेट एसेट देखो या फिर उनके जो भी इंटेंजिबल एसेट वगैरह देखो और उसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखता है पिछले साल के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद भी, कैपेक्स के बाद भी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार उन्होंने पैसा तो लगाया लेकिन वो कहाँ गया थोड़ा। तो ये 2-3 चीजें अगर आप देख लो। 2024 में आईपीओस बहुत आए हैं, तो क्या आप आईपीओस में भी स्टडी करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं बैलेंस शीट्स वगैरह को? बिल्कुल नहीं। आईपीओ ज़्यादातर ओवर वैल्यूड होते हैं। आईपीओ ज़्यादातर एक स्टडी के मुताबिक 75% आईपीओ आपको 3 साल के अंदर अपनी बाइंग प्राइस से जो उनका जो रिलीज प्राइस होता है, आईपीओ रिलीज प्राइस, उससे नीचे ही मिलेंगे। लेकिन लिस्टिंग गेन तो मिलता है। हाँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए तो हम काम वैसे भी नहीं करते। राइट। चलिए, एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है। बिल्कुल। रैपिड फायर राउंड में होता क्या है कि पहले तो आपको आंसर देना है, बाद में डिस्कशन करेंगे। चलिए, ठीक है। तो रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं। मोस्ट लाइकली टू ब्लॉक योर पाथ एट IIT मद्रास, अ डियर, अ डिटरमाइंड प्रोफेसर? डियर डेफिनेटली। प्रोफेसर क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोगों के कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक फेमस होते हैं कि अरे वो वाले डिपार्टमेंट में वो वाली लड़की बहुत फेमस है, वो वाले सीनियर हैं मैकेनिकल के बहुत फेमस हैं, यू नो ही इज़ डांसर, ही इज़ ये, ही इज़ वो। IITs में जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, वो प्रोफेसर्स होते हैं कि अरे वो सुब्रमण्यम प्रोफेसर जा रहे हैं वहाँ से, वो वाले देखो वो ना मैथ पढ़ाते हैं। वो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रॉपर गाड़ियों से जा रहे हैं, किसी के पास BMW है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, और दे आर लाइक सेलिब्रिटीज़ है। 4-5 लोग बैठ के वो बात करते हैं, अरे वो वाले प्रोफेसर को देखा था वहाँ पर, उनका लेक्चर अटेंड किया था, वो अभी आधे घंटे का लेक्चर दे रहे हैं, पता है उनको। तो वो दे आर लाइक सेलिब्रिटीज़ देयर यार। ये हमारे साथ IIM में भी ऐसा? हाँ बिल्कुल, कि मतलब प्रोफेसर, मतलब कि अगर ये प्रोफेसर हैं और ये अगर लेक्चर दे रहे हैं तो इनकी स्टोरीज, हर सबका अपना स्टाइल होता है, राइट है ना? तो इनको कोई प्रोफेसर होते हैं वो आके एकदम डीप एंटर कर जाते हैं कि एकदम टॉपिक में, और कोई होते हैं सिर्फ कहानियों से सिखाते हैं। सही बात। और ये मैंने IIM में भी देखा था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। व्हाट्स मोर स्ट्रेसफुल ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग, वोलेटाइल स्टॉक या स्लो इंटरनेट कनेक्शन? मैंने किया नहीं है, बट मुझे लगता है स्लो इंटरनेट कनेक्शन ही सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो करते नहीं है? मैं नहीं करता हूँ, मैंने दोस्तों को देखा है ऐसे करते हुए ट्रेडिंग। पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट टूल क्या है? गट इंस्टिंक्ट या फिर कैंडल स्टिक?
चार्ट्स। मैं इस मामले में भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, हाँ। बट पोजिशनल मैंने जो कुछ लोग देखे हैं वो हाइकनाशी वगैरह भी करते हैं और RSI करते हैं, तो भी मुझे लगता है कि अच्छा ही होता होगा। चलिए, बेस्ट पोस्ट ट्रेड रिलीफ। ओके, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, हाँ, अब सबसे ज्यादा रिलीफ आपको कहाँ मिलता है? स्टडीइंग योर मिस्टेक्स या चिलिंग विद फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स चिलिंग विद फ्रेंड्स। तो क्योंकि गलतियां तो होती रहेंगी, हाँ। बट अगर हमारे पास सिस्टम है तो वो प्रॉफिट और नुकसान तो होता रहेगा, हाँ। बट हाँ, उससे स्ट्रेस रिलीफ करना ज़्यादा जरूरी है। क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे आप पोजिशनल रिसर्च करते हैं, क्या कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब ये सारी रिसर्च मशीन्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगी, एल्गोज पे डिपेंडेंट हो जाएंगी? बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि हम ब्लैक बॉक्स की अभी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वैल्यू इन्वेस्टर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोसेस बेस्ड है कि भाई ये क्वालिटी है, जैसा मैंने बताया, ये वैल्यूएशन है, ये सिक्लिकल ट्रिगर है, ये तीनों हो जाएं तो अपने आप ट्रिगर हो जाना चाहिए, बाय हो जाना चाहिए। अच्छा, तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सेंटिमेंट्स तो नहीं कवर कर पाएंगे हम। सेंटिमेंट्स हमको कवर करना भी नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। मैं तो कहता हूँ जितना खराब सेंटिमेंट है उतना हमारे लिए तो और अच्छा है। अच्छा, राइट। तो अगर क्वांटिटेटिव बेसिस पर भी अगर आप डिसीजन लेना चाहें तो अच्छा डिसीजन हो सकते हैं। बिगेस्ट फियर व्हाइल यूजिंग एन एल्गो मालफंक्शन या नॉट मॉनिटरिंग द ट्रेड्स? आई वुड से एल्गो मालफंक्शन। क्योंकि अगर आप एल्गो यूज कर रहे हो तो फिर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, मतलब बहुत बड़े पैसे को, और बहुत उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। हाँ, अच्छा, एक बात और समझते हैं हम लोग कि अभी तक एल्गोज के मामले में यह कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि भाई आपके पास 10,000 20,000 रुपए है तो एल्गोज में मत जाओ, आपके पास अच्छा फंड्स होना चाहिए तो एल्गोज में जाओ, अदरवाइज एल्गोज में मत जाओ। तो क्या ये चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे जब रिटेल एल्गोज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा? तो मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह से वॉल्यूम पे काम करेगा कि मैं जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बदलाव करना चाहता हूँ और बड़े लेवल पर एल्गो लाना चाहता हूँ, सबके लिए एक्सेसिबल करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हो सकता है मतलब। अच्छा, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जो अभी पहला दिन इन्वेस्टर बना, मतलब आज डे 1 है, आज मैंने इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख लिए हैं कि आज से मैंने सोच लिया कि मुझे इन्वेस्ट करना है मार्केट में, कैसे शुरू करें? मैंने कैसे चालू किया था मैं बताता हूँ। वैसे अगर मैं जनरली एंट्री ली होती मार्केट में तो मैं तो सबसे पहले दिन ही ऑप्शन करता, अच्छा, फिर फ्यूचर करता, आज के समय में तो वैसे ही एंट्री लेता है। हाँ, और फिर उसके बाद मैं मोमेंटम करता, जब कुछ नहीं चलता मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता। लेकिन मेरे साथ ये भी थोड़ा सा लक हो गया कि 1990s में मेरे पापा ने कुछ इंट्राडे वगैरह ऑप्शन वगैरह किया होगा और उनका अच्छा खासा लॉस हुआ। 50,000 उस टाइम पे, 50,000 उतना ज़्यादा नहीं था बट हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा था 90s में भी। और तो मैंने जब डिसाइड किया मार्केट में घुसने को तो मैंने पहले दिन से ही अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं वैल्यू इन्वेस्टर ही बनूंगा। अच्छा, उसके अलावा बनूंगा ही नहीं कुछ। तो मैंने फिर ऑप्शंस फ्यूचर्स अपना कुछ घुसा ही नहीं मैं। तो अगर कोई भी अंदर घुसता है तो मैं तो बोलता हूँ सब कुछ ट्राई कर लो, चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आ जाना 3 साल बाद, वैल्यू इन्वेस्टिंग करा देंगे। शुरू कैसे करना चाहिए? अब एज अ एक्सपर्ट एडवाइस बताइए कि क्या शुरू करें पहले, और अगर किसी को बनना ही है इंट्राडे ट्रेडर तो क्या उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर भी बनना है तो मुझे लगता है कि आपको एक बैलेंस्ड व्यू रखना चाहिए। आप थोड़ा सा पैसा जो सरप्लस है वैल्यू इन्वेस्टिंग में डालो, थोड़ा बहुत जो है आप करते रहो इंट्राडे और ऑप्शंस में। मेरा तो यही मानना। तो डाइवर्सिफिकेशंस एक इंडिविजुअल एज के बेसिस पे या इनकम के बेसिस पे कैसे करते हैं आप? एज के बेसिस पर तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपके इनकम है, आपके पास अच्छा खासा सरप्लस है, तो फिर आप इसको 70% तो मैं कहूँगा इन्वेस्टिंग में ही डालिए और 30% आप ट्रेडिंग में अगर जो करना चाहते हैं आप। गोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं आपके गोल किसी भी व्यक्ति का? जैसे कोई व्यक्ति है, देखिए इन्वेस्टमेंट तो कई तरीके की हो गई, ठीक है, कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए, राइट, मुझे पैसा बनाना है या पैसे का क्या करना है मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरा ऐसा भी होता है कि कोई बोला कि मेरे को घर खरीदना है, राइट, और मैं घर खरीदने के लिए पहले लोन नहीं लेना चाहता हूँ, मैं पहले इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, राइट, और उससे मैं घर खरीदूंगा। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे और किसी भी इन्वेस्टर को इसको कैसे डिफाइन करना चाहिए? मैंने इस चीज़ को बहुत सिंपल बनाया है। आपको घर खरीदना है, आपके बच्चे का एजुकेशन है, बच्ची की शादी है या फिर वेल्थ जनरेट करना है, आप अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरीके से और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हो तो आप आने वाले 10 साल में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। और फिर आपको जो गोल है आप क्रिएट करते रहो, अपना मतलब
काम करते रहो। लेकिन सबसे बड़ा फोकस पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप 20s में चालू करोगे तो आप 30s में रिच बनोगे, 30s में चालू करोगे 40s में रिच बनोगे, अगर 70s में चालू करोगे तो भी 10 साल लगेगा, तो 80s में ही रिच बनोगे। ऐसा नहीं कि आप 70 में चालू कर रहे हो 71 तक करोड़पति बना दो, ये नहीं होगा। तो कितनी जल्दी शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए? मैंने तो गवर्नमेंट की स्कीम आई है एनपीएस वात्सल्य, मैं बार बार इसके बारे में बात करता हूँ। वात्सल्य मतलब 0 टाइम से आप 0 एज से आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, राइट है ना? तो कब से शुरू करना चाहिए? एज एन इंडिविजुअल अगर आप जब बड़े होते हैं तो आपको, अगर पहली जॉब, मैं कहता हूँ अगर पहली जॉब से ही अगर आप एसआईपी करना चालू कर दो तो वो तो बेस्ट ही है। ठीक है। लेकिन अगर आप, मैंने तो 20 की उम्र से चालू किया था, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी ही किया था। अच्छा। क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है और इसमें बड़ा करना है, और एसआईपी करने से मैं सीख नहीं पाता क्योंकि म्यूचुअल फंड मेरा पैसा इन्वेस्ट करते। तो मेरा फोकस था, मेरे पास पैसा बहुत कम था, 13,400 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। मुझे पता था इससे मैं वेल्थ तो जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन 5-6 हज़ार रुपये 2-8-10 कंपनीज में इन्वेस्ट करके मैं सीख जरूर सकता हूँ उन कंपनीज के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सीखना तभी चालू करोगे जब आपका पैसा घुसेगा। पहले आप चाहे जितना पढ़ लो, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी वो कंपनी करती क्या है। 10,000 रुपये लगा दोगे ना, फिर समझ में आएगा कंपनी करती क्या है। तो मैंने खुद अपना पैसा 6,000 से चालू किया, फिर मुझे समझ में, पहला पैसा मैंने LNT में ही लगाया था, क्योंकि LNT की तरफ से ही मैं एमटेक करने गया था एज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। तो मैंने लार्सन एंड ट्यूब्रो में ही पहला पैसा लगाया था। फिर मुझे समझ में आया कि LNT के दूसरे काम भी हैं, ये भी है वो भी है। अच्छा, एक वापस टॉपिक पे आता हूँ घूम के मैं। अभी एक थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द बोला CAGR जी, थोड़ा इसको डिफाइन करिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को CAGR और जो एनुअल रिटर्न है इन दोनों में। किसी म्यूचुअल फंड के सामने लिखा हुआ है कि 20% का रिटर्न दिया या 40% का रिटर्न दिया एक साल में, और फिर कोई दूर से आएगा बोलेगा नहीं इसका CAGR 24% है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस एक्चुअल रिटर्न और नेट रिटर्न जो साल का है और CAGR जो है, इसमें क्या डिफरेंस है और लोगों को कैसे समझाना पड़ेगा आपको इसको? इस चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं हम। हाँ। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, यानी कि ब्याज, और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का भी कॉन्सेप्ट था, पहले लोग चक्रवर्ती ब्याज पर पैसा उठाते थे, जिसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो वो चक्रवर्ती ब्याज ही है CAGR। मतलब अगर आपने मार्केट से 15% CAGR लिया है तो 15% चक्रवर्ती ब्याज पर आपने पैसा बनाया है। अच्छा, यस। तो कौन सा ज्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज? चक्रवर्ती, देखिए 1 साल की अगर बात करें तो चक्रवर्ती और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही हो जाएगा। अगर 2 साल की बात करेंगे तो चक्रवर्ती बहुत होगा, फिर 3, 4, 5, 10 साल की बात करते रहेंगे तो बहुत बड़ा एक तो इसको अंतर आ कैसे जाता है। समझेंगे जब हम म्यूचुअल फंड्स या किसी भी कंपनीज के रिटर्न्स को देखते हैं? तो मान लीजिए आपने 26% 10 साल तक बनाया, 10 साल तक अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 260% होता है। हाँ। लेकिन अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे, CAGR की बात करेंगे तो 260% नहीं होता, 900% होता है। अच्छा। यस, क्योंकि वो 1.26 इंटू 1.26 इंटू 1.26 जो उस काम को इंटरेस्ट मिला वो भी इन्वेस्टेड होता चला गया, वो भी इन्वेस्ट हो गया आपका। तो CAGR लिखा हुआ है कहाँ पर, या फिर कहाँ पर नॉर्मल रिटर्न लिखा हुआ है? ये दोनों देखना पड़ेगा हमको, देखना और समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलेशन के हिसाब से तो कोई नॉर्मल रिटर्न्स देखा भी नहीं सकता, CAGR ही दिखाना चाहिए। CAGR ही दिखाना चाहिए। तो CAGR को हमको समझना जरूरी है कि CAGR का मतलब होता है कंपाउंड रिटर्न। कंपाउंड रिटर्न का मतलब हमको साल में जो रिटर्न मिल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो रिटर्न वापस से पैसा पूरा इन्वेस्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, एक और मेजर टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो और सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। चलिए, तो बहुत सारी बातें हुई आज निखिल जी से, और हमने एल्गोज के बारे में बात किया, हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया, रिसर्च एनालिस्ट के बारे में बात किया, इनके काम के बारे में बात किया, IIT मद्रास के बारे में बात किया, बहुत सारी बातें की। मज़ा आया आपसे बात करके। और एक कुछ फाइनल संदेश अगर हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर दे दीजिए, जो नए ट्रेडर्स हों या पुराने ट्रेडर्स हों या इन्वेस्टर्स हों, एक फाइनल संदेश आप ज़रूर दे दीजिए। डेफिनेटली, मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में आके, और आप इनके चैनल को देखते रहिए। एंड मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आप कुछ भी करिए बट एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ कीजिए। अगर आपके अंदर वो है तो आप कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में भी मैं देखता हूँ वो कुछ लोग सक्सेसफुल हैं लेकिन उनको क्लैरिटी है कि मुझे यही करना है, और इन्वेस्टिंग में भी वही लोग सक्सेसफुल हैं जो लोगों का क्लैरिटी है कि मुझे यही करना है। फेलियर्स और सक्सेस तो आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे। जैसे कि अभी हमने 4 साल अच्छा किया है, होने वाले हो सकता है 4 महीने अच्छा नहीं भी करें, लेकिन आपके थॉट क्लैरिटी है तो आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, मुझे ऐसा लगता है।
तो बढ़िया है, आपने बहुत सारी बातें यहाँ देखी सुनी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और सर का चैनल भी हमने लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जा करके उनको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉडकास्ट की ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और रिलेटेड कुछ सवाल हो तो उन सवालों को भी ज़रूर लिखिए, उनको हम अगले पॉडकास्ट में कवर करना चाहेंगे। और अगला पॉडकास्ट आप किस के साथ देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।